हेलो ऑल ऑफ यू। जो टॉपिक हम लोग आज रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए कि एग्जामिनेशन में से 10 से 12 नंबर का एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, सिंगल क्वेश्चन। सो यू नो दैट कि शेड्यूल 3 के हिसाब से हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का बनाना होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग रिवाइज करेंगे शेड्यूल 3 क्या चीज होती है, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका हमको ध्यान रखना होता है। बेसिक चीज स्टूडेंट को जनरली आइडिया रहती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती है जिसका हमने को ख्याल रखना रहता है, स्पेशली अब शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाए तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर इस चैप्टर के आखिरी में लोग ये भी रिवाइज करेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एडजस्टमेंट आपको इंस्टीट्यूट पूछती है वो सारे एडजस्टमेंट इस चैप्टर इस रैपिड जिसमें आपको दिए हुए वहां से हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं उसके दो पार्ट होते हैं शेड्यूल 3 के। पार्ट 1 इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट एंड पार्ट 2 इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते थे जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म की, तो वहां पे आपने देखी एसेट साइड होता है, लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में बच्चों यहाँ पे एसेट होती है, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल और लाइबिलिटी हमारा होता है। लेकिन जब आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते तो वही चीजें बस लिखने का तरीका अलग है। तो हमारी इक्विटी और लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी साइड को हम हेडिंग देते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी, वहां पर फिर हम लोग का आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड पहले, उसमें फिर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है लॉन्ग। एक एक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटी, उसमें आता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, देन टोटल। देन एसेट साइड वो डिवाइडेड के दो कैटेगरी में, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में हम लोग आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट। एंड डेफर्ड टैक्स एसेट नॉट सो इंपॉर्टेंट, वो ES 22 इसको कवर करता है। लेकिन जनरली इंस्टीट्यूट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इस चैप्टर में हम लोग जब सॉल्व करते हैं डेफर्ड टैक्स का नहीं दिया हुआ होता है। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में आपके आगे करंट इन्वेंट्रीज करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर आपका अदर करंट एसेट। तो ये हो गई आप लोग यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट इस तरीके से। आपको स्टूडेंट के दिमाग में कई सारी चीजें आती, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी कि नोट्स टू अकाउंट जो सारे मेन पॉइंट। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें नोट्स टू अकाउंट कौन से बनाना, वैसे हमारा कोई फिक्स नहीं रहते यहाँ पे कि बनाना ही आपको सारा, वो डिपेंड रहता है किसके ऊपर एडजस्टमेंट। तो 6-7 तो इंपॉर्टेंट रहते ही है, जैसे कि आपका शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, फिर यहाँ पे नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोविंग इंपॉर्टेंट होता है, फिर करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोविंग कई बार देता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, फिर पीपी हमेशा अपन एक बनाते ही है। तो डिपेंड्स आपको कभी रॉ मटेरियल फिक्स सेट दोनों अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने रॉ मटेरियल और सॉरी फिनिश गुड्स अगर दोनों दिया है या WIP भी दिया है तो उस केस में फिर आप यहाँ पे इन्वेंट्री का भी आप लोग यहाँ पे नोट्स अकाउंट बना लेते। तो मेन 8-10 तो अपन नोट्स अकाउंट बनाते ही यहाँ पे। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेटा, अब जब आपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करा, आपको जो जो लगा आपने नोट्स अकाउंट बनाया, लेकिन हो सकता है कि आपको सॉल्व करते वक्त आपने नंबर दे दिए 10 नोट्स अकाउंट, लेकिन सॉल्व करते हुए यह आपको रियलाइज हो कि नहीं यार मैंने 10 नोट्स अकाउंट तो बनाया लेकिन वो बीच में कोई रह गया, उसका भी नोट्स अकाउंट मैंने बनाना चाहिए था। तो आपने उसको कट नहीं करा, जो 10 आपने बना ली उसको 11वां नंबर दे देना, कुछ नहीं होता, ठीक है, 11वां नंबर दे। लेकिन कब, जब आपको रियलाइज हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 नोट्स अकाउंट बनाए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें आपने नंबर्स भी दी, बीच में कोई नोट्स अकाउंट तो जो आपको बनाना चाहिए था, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए रियलाइज हो कि बनाना चाहिए था। अब आपने नंबर्स तो दे दिए 1 से लेके 10 तक, तो आपने क्या करना, फिर वहां पे 1 से लेके 10 तक आपने दे दी बेटा, उसके बाद फिर क्या करना आपने कि अलग से उसको 11 नंबर दे दो, बाकी पिछले 10 को अपने कट करना नहीं, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं बैलेंस शीट के आइटम के बारे में पहले बात कर लेता हूँ और फिर मैं P&L पे आता हूँ, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जैसे जो आपको पहला जो आपका नोट्स अकाउंट है शेयर कैपिटल, उसमें आपने ख्याल रखना अगर अदर देन कैश कंसिडरेशन अगर आप कोई भी शेयर इशू करते हो तो उसको अलग से स्पेसिफाई करना होता है एज पर शेड्यूल 3। और कॉल्स इन अरियर्स होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको शेयर कैपिटल में से अपन क्या करते हैं माइनस करते, तो उसको माइनस करके हमको बताना रहेगा। देन उसके बाद फिर आपका अगर कोई भी पिछले, ये वही कह रहे हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन आपका कोई जैसे बोनस शेयर आपने इशू करे तो पिछले 5 साल में ऐसी कोई चीज इशू करे अदर देन कैश कंसिडरेशन तो हमको बताना होता है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें कुछ नया नहीं, लेकिन हाँ उसमें इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि रिजर्व एंड सरप्लस अगर जैसे आपको लॉस है, सरप्लस जो है आपका, अगर सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बैलेंस आए तो लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में नहीं बता, रिजर्व एंड सरप्लस में ही बताना, नेगेटिव फिगर आप बताओ, जैसे लॉस है नेगेटिव फिगर बताओ आउटर कॉलम पे। फॉर ऐसा भी हो सकता है ये आपने नेगेटिव बना, इट में ऑल्सो हैपन दैट कि आपने यहाँ पे कोई आपका रेवेन्यू रिजर्व दिख रहा है, फिर ये आपका जनरल रिजर्व और ये PL का लॉस है,
तो ये तो नेगेटिव लिखना है, लिखना उसके अलावा लिखने के बावजूद अगर आउटर कॉलम भी सबका इफेक्ट लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो भी चलेगा, इसी तरीके से आपको नेगेटिव शो करना होता है। ओके, इसको आप ख्याल रखेंगे। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कुछ नई चीज नहीं, नॉर्मल है वो, ठीक है। फिर उसके अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग, हाँ इसको आपने ख्याल रखना है। एक आपको ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देगा, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, व्हाट इज दिस करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। ऐसी कोई आपकी बोरिंग जो लॉन्ग टर्म थी लेकिन जो मैच्योर इस साल जो पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का लोन ली, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 10 लाख रुपीज का लोन था, 9 लाख रुपए आपको एक साल के अंदर 1 लाख रुपए देना है, बचे हुए 9 लाख रुपए बाद भी देना। तो इस साल की ये बैलेंस शीट डेट है, तो बोलिए 1 लाख रुपए जो एक साल के अंदर मेरे को देना है ना, तो इवन तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है टोटल, लेकिन जो एक साल का कंपोनेंट जो एक साल के अंदर देना, वी कॉल इट करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ, ये आपका किसका शॉर्ट टर्म बोरोइंग का हिस्सा होता है। तो 3-4 साल पहले अमेंडमेंट आया था, पहले एक्चुअली में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का जो ये वाला कंपोनेंट होता है अदर करंट लायबिलिटी में बोलते थे, लेकिन अब इसको बता दें शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दिस करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। उसके बाद बेटा अदर करंट लायबिलिटी से, इसमें कुछ नया नहीं। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, पीपी में भी कुछ नया नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब आपने देन लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेंट्रीज में ख्याल रखना, इन्वेंट्री आपकी रॉ मटेरियल हो सकती है, डब्ल्यूआईपी हो सकती है, फिनिश गुड्स हो सकती है, ठीक है। ये आपके स्टॉक इन ट्रेड में, देखिए स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड में फर्क होता है। स्टॉक इन ट्रेड होता है जो आपने खरीद के लेकर आए और उसी का ज्यादा कीमत में बेच रहे हो। इनमें फिनिश गुड्स जो होता है जो आप मैन्युफैक्चर करते हो, जो मैन्युफैक्चर हो जाता है उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। अब यहाँ पे इससे बहुत शोर हुआ है ट्रेड रिसीवेबल का, जो आपका ये जो पैटर्न है, वैसे आप इंस्टीट्यूट के जितने भी क्वेश्चन देखोगे स्टडी मटेरियल में जो दिए उन्होंने इसी तरीके से दिए बेटा आप लोगों की, ड्यू मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ। तो जब आप वहां पे लिखते हो तो आपको स्पेसिफाई करना होता है कि जो अमाउंट ट्रेड जो डेटर्स है वो ड्यू मोर देन 6 मंथ या लेस देन 6, तो उसको अलग अलग बता। सपोज टोटल डेटर्स 10 लाख दिया, मोर देन ड्यू मोर देन 6 मंथ हो गया तो सपोज 8 लाख, तो हमको मोर देन 6 मंथ 8 लाख एंड अदर करके 2 लाख ऐसे करके बताना होता है। लेकिन ये चीज को आपने ख्याल रखना, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल में ऐसा नहीं दिया हुआ, ठीक है। स्टडी मटेरियल आई मीन से थ्योरी में दिया हुआ, लेकिन जो क्वेश्चंस जितने भी है उसमें ऐसा बाइफर्केशन नहीं दिया, लेकिन ख्याल रखना आपने। अब एक्चुअली बाइफर्केशन कैसे, इसकी एज के हिसाब से आप बाइफर्केट करो ट्रेड रिसीवेबल को, लेस देन 6 मंथ, फिर 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल और मोर देन 3 मंथ। तो आप कब से आउटस्टैंडिंग है, 6 महीने के अंदर, 6 महीने से 1 साल के बीच में, 1 साल से 2 साल के बीच में, 2 साल से 3 साल के बीच में, ठीक है, और मोर देन 3 ईयर। इस तरीके से आपने बाइफर्केट कर। यहां पे भी बच्चों को डाउट नहीं आता, ठीक है सर। डाउट कहां आता है कि यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल 2 कैटेगरी में बांटा, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड। अब अनडिस्प्यूटेड मतलब उसमें कोई डिस्प्यूट हमारा नहीं है, तो एक है आपका कि भाई यहाँ पे जो ये कोई डिस्प्यूट उसमें नहीं, तो गुड है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर गुड, तो गुड और डाउटफुल। अब आप बोलेंगे सर वो जब अनडिस्प्यूटेड डाउटफुल कैसा हो सकता है ना, अनडिस्प्यूटेड मतलब अमाउंट में हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डैमेज नहीं था गुड्स, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जो डेटा से फाइनेंशियल पोजीशन में डिस्प्यूट नहीं, वी नो दैट कि फाइनेंशियल पोजीशन की ठीक नहीं हो सकता है, बैड डेप्ट हो, तो वैसे डिस्प्यूट कोई नहीं है लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो वी नो दैट इट मे हैपन कि कुछ हमारा बैड डेप्ट हो जाए। अब डिस्प्यूटेड मतलब डिस्प्यूट रिलेटेड टू गुड्स हो सकता है, डैमेज गुड्स हो। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे बच्चों को लगता है कि नहीं सर डिस्प्यूटेड है, डाउटफुल समझ में आता है कि डिस्प्यूटेड है तो डाउटफुल के पैसा हमको शायद डेटा से ना है, मगर हाउ इट कैन बी पॉसिबल डिस्प्यूटेड और आप उसको गुड लिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग लिख देते हैं कि मैं गुड्स तो आपको बेच रहा हूँ, मैं गुड्स तो आपको बेच रहा हूँ, लेकिन जो गुड्स आपको बेच रहा हूँ मगर इसमें कोई डैमेज हुआ तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तो डिस्प्यूट है लेकिन तो भी हमको पता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो अमाउंट हमको मिल जाएगा। तो बाइफर्केशन इस तरीके से करें, अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड गुड, डाउटफुल, सेम फॉर डिस्प्यूटेड गुड एंड डाउटफुल, ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपने, ठीक है। लेकिन उसके मटेरियल में जो क्वेश्चन दिए वो बहुत सिंपल दिए, लेस देन और मोर देन 6 मंथ इस तरीके से दिया। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में कुछ ऐसा खास नहीं। अब ये चीज आपने कहना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है, ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में इसी तरीके से आपने लिख के आना चाहिए, ठीक है। अब क्लास में सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे ही किए थे। किस तरीके बेटे पार्ट 2 डील करता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो क्या कह रहा है आपसे, तो आपने यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा अलग से नहीं बनता, एक ही हमारा बनता पीएनएल अकाउंट, उसमें ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम हम लोग क्या आते हैं, तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम, आपने यहाँ पे लिखे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके अदर इनकम। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है मैं आपको बताता हूँ, फिर आपने अदर इनकम लिखी, फिर एक्सपेंस में यहाँ पे एक्चुअल में टोटल 7 आते, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब एक चीज ख्याल रखना, जो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अगर कोई, तो मैन्युफैक्चर एंटिटी अगर कोई रहता है तो उस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में क्या होता है बच्चों की, उसका रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री होता है, डब्ल्यूआईपी भी इन्वेंट्री हो सकता है और फिनिश गुड्स भी उसका इन्वेंट्री होता है।
ये तीनों उसके इन्वेंट्री हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब ये तो वैसे अपन मैं वहां पे आपको बताता हूँ। रॉ मटेरियल जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते तो क्या करते हैं हम, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते ना। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि यहां पर ऐसा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री लिखते हैं। तो अगर आप ये वाला पॉइंट देखें ना, ये वाला चेंज इन इन्वेंट्रीज करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इस चेंज इन इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल वाला नहीं आता। तो सर आप बोलेंगे फिर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कहां लिखो। तो ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता है उसमें मैं आपको सिखाता हूं नोट नंबर 18 में। वहां पर एक्चुअली में आप एडजस्टमेंट करते हो रॉ मटेरियल का रिलेटेड, बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये हम लोग वहां पर उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये कहां पर करते हैं हम लोग, ये हम लोग करेंगे नोट नंबर 18 में। मैं आपको बताऊंगा वहां पे रॉ मटेरियल का उसी में एडजस्ट करते हैं। लेकिन अदर देन रॉ मटेरियल जो हम लोगों का होता है, अदर देन रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, उसका एडजस्टमेंट हम लोग को किस तरीके से करना था, उसका एडजस्टमेंट हम लोग यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री में लगते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। यू कैन सी दैट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP इन स्टॉक इन ट्रेड। तो इसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, यहाँ पे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जो अमाउंट है उसको बाहर लिखना होता है। लेकिन इसमें चेंज इन इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल नहीं आता। रॉ मटेरियल यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, द मटेरियल कंज्यूम दे आर टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल देयर, दैट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वो यहां पर आपका एडजस्ट होता है, ठीक है। फिर आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड, देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड, फिर फाइनेंस फॉर एग्जांपल सैलरी वेजेस, फाइनेंस कॉस्ट लाइक इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन यहां पर आएगा। और इसके अलावा जिनका कोई नहीं है, 1 2 3 4 5 ये 6 के अलावा जिनका कोई भी नहीं आता, 6 ये 6 कैटेगरी में जो नहीं आता, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, अदर एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो वो कोई कैटेगरी में अगर फिट नहीं हो रहा तो उसका अदर एक्सपेंस हमको लिखना रहेगा। आपने यहाँ पे टोटल एक्सपेंस की, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, दैट्स कम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस तरह। अब इसके नोट्स अकाउंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे देखो कितना है, क्या जैसे रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज हो, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल कंपनी होगी कोई, अगर फाइनेंशियल कंपनी उसका नेचर ऑफ बिजनेस ही फाइनेंशियल है तो फिर उसके इंटरेस्ट और अदर इनकम भी उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अदर इनकम फिर आ जाती है नॉर्मली इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, ट्रांसफर फीस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ही रहता है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जैसे मैंने आपसे कहा बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP इन स्टॉक इन ट्रेड, इसमें क्या रखना है आपको, ओपनिंग स्टॉक इनका माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो भी अमाउंट आएगा वहां पे लिखना रहेगा। ये हो सकता है नेगेटिव, तो नेगेटिव जैसा भी फिगर है वैसा अपने को वहां पे लिखना रहेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिलेटेड टू एम्प्लॉय खर्चे सारे होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट है, बोरोविंग कॉस्ट से रिलेटेड खर्चे होते हैं। और जिसका कोई नहीं उसका कौन है, पॉइंट नंबर 22 दैट इज अदर एक्सपेंस, वहां पर आएंगे अदर एक्सपेंस विच डू नॉट फिट इन एनी अदर एक्सपेंसेस कैटेगरी, जिसका कोई अदर कैटेगरी में नहीं आ रहा तो यहां पर वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट होता है, ये बहुत ही रेयर कुछ होता है लेकिन कभी कभी दे देता है। अब दो अलग अलग चीजें बेटे, कंटीजेंट लायबिलिटी और एक कमिटमेंट। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, US29 इसको कवर करता है। और यहाँ पे शेल बी क्लासिफाइड एज क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज डेप्ट, मतलब आपने उसका एक्नॉलेज, लीगल क्लेम चल रहा है, आपने उसका डेप्ट मानी नहीं, केस चल रहा है, तो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी। गारंटी, अगर आपने किसी को कमिट किया, अगर मैंने बैंक से आपको लोन लिया तो मैंने कमिट किया बैंक को अगर ये पैसा नहीं देंगे तो मैं इसका पैसा दे दूंगा, ठीक है। दैट इज गारंटी, दैट इज, अगर आपने नहीं तो मुझे देना पड़ेगा, दैट इज कंटीजेंट लायबिलिटी। या अदर मनी फॉर विच द कंपनी इज कंटीजेंटली लायबल, फॉर एग्जांपल वारंटी, तो आप किसी के लिए लायबल हो, मगर AS29 के बारे में डिटेल में बात करें, प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 50% देन वी क्रिएट प्रोविजन, इफ इट इज लेस देन 50 देन वी कॉल इट कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन बहरहाल आपने 3 पॉइंट को बेटे याद रखना। देन कमिटमेंट शेल बी क्लास, आपके कोई कमिटमेंट होता है ना, वो भी अपने को स्पेसिफाई करना था। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट एंड नॉट प्रोवाइडेड फॉर। अब कोई जो आपने एग्जीक्यूट कर रहा है आपने भी फुलफिल नहीं करे हो, तो एग्जीक्यूट आगे आप करने वाले हो उसके बारे में आपको बताना है। अनकॉन लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, ठीक है। अब सपोज 100 रुपए का शेयर, तो उस कंपनी ने आपसे 80 रुपीज बुलाया, 80 रुपीज आपसे बुलाया, लेकिन आपने 20 रुपीज अभी नहीं दी, तो जो 20 रुपीज जो आपसे अभी बुलाएंगी, तो अपने को अभी दिए नहीं, अभी देना है, जब वो बुलाएंगी जब अपने को देना रहेगा, तो आपके लिए क्या हो जाएंगे, तो वो आपके अनकॉल्ड लाइबिलिटी, उसने अभी तक बुलाया नहीं है, तो आपका कमिटमेंट आपको होता है वो यहाँ लिखेंगे, या उसके अलावा कोई कमिटमेंट है तो अपने को स्पेसिफाई करना होता है। अब देखो इंस्टीट्यूट में इसके डिविजिबल प्रॉफिट क्या, इसके ऊपर मैं आता हूँ 2 मिनट में, लेकिन उसके पहले ना ये आपने बड़े अच्छे से ध्यान से समझना बेटा, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कैसे दे, बस आप इतना पढ़ लो इस चैप्टर में, इसी में से एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट पूछेगा, ठीक है। अब जो 3 पॉइंट में जो कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो। अभी कभी कभी क्या होता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन,
किस तरीके की इंफॉर्मेशन बेटा वो आपको क्वेश्चन में देता है, वो एक इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं देता है कि आपको वो जो उसने एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया, किस तरीके का एडजस्टमेंट उसने दिया, वो आपको एडजस्टमेंट जो उसने आपको दिया वो एडजस्टमेंट इस तरीके से है कि आपको आप एक्चुअली वहां पे कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करना। डबल यू नो कि ट्रायल बैलेंस का आइटम को एक जगह लिखते और जो आपको एडजस्टमेंट देता है उसको दो जगह लिखते हैं, उसके क्योंकि उसकी पहले एंट्री हम लोगों ने पास करी नहीं है। जब उसकी पहले हम लोगों ने एंट्री पास नहीं कर तो उसके इफेक्ट कितने देते हैं, दो। लेकिन कई बार इंस्टीट्यूट ज्यादातर ऐसा होता है, इस चैप्टर मैंने ऑब्जर्व किया कि इंस्टीट्यूट इस तरह की इंफॉर्मेशन हम लोगों को वहां पे एडजस्टमेंट में देता है, दैट इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, एडिशनल डिस्क्लोजर, मोर डिटेल इंफॉर्मेशन के हिसाब से देता है। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स वेर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करा, जैसे इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि कुछ शेयर ऐसे इशू करा गया जो अदर देन कैश कंसिडरेशन था बेटा, तो अपने को उस चीज को क्या करना होता है यहाँ पे, अगर ऐसे कोई शेयर है जो अदर देन कैश कंसिडरेशन है बेटा, तो उसको अपने को क्या करना होता है यहाँ पे, जस्ट वी हैव टू डिस्क्लोज इट कि इतने शेयर हमने अदर देन कैश कंसिडरेशन इशू करें। नोट्स टू अकाउंट 1 जो शेयर कैपिटल का था उसमें, तो प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द नोट्स टू अकाउंट रिगार्डिंग शेयर कैपिटल इशूड अदर देन कैश कंसिडरेशन, वो अपने को बताना रहेगा कि अदर देन कैश कंसिडरेशन इतने शेयर्स इशू कर, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना अपने को। देन कभी बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल सो एंड सो आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, ऐसा बोल देंगे आपको, इसी में से आएगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको नोट्स अकाउंट जो भी आपका ट्रेड रिसीवेबल का रहेगा उसमें आपको बताना है कि ड्यू मोर देन 6 मंथ से कितना है और उसके अलावा कितना अदर। द कॉस्ट ऑफ एसेट गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब कभी कभी कहते हैं बैलेंस शीट में तो WDV लिखी, लेकिन कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट जब उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जब उसने आपको ओरिजिनल कॉस्ट उसने जब आपको दे दिया, तो क्या चीज होता है, आपको ओरिजिनल कॉस्ट में से आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करना, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट उसने दे दिया आपको कहां पे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब उसने ट्रायल बैलेंस में तो आपको बेटा WDV दिया, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया उसने आपको WDV, तो हम लोगों को बैलेंस शीट में WDV लिखना है, लेकिन नोट्स अकाउंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन बताते कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, और WDV ट्रायल बैलेंस से आपको पता चलती, ओरिजिनल कॉस्ट आपको एडजस्टमेंट में देता है, तो डिफरेंस बराबर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो अभी तक आज तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ आता है, तो आप इस तरीके से होते कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो आ जाता है आपका WDV, ठीक है। अब इसके बाद लोन अकाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अब आपको क्वेश्चन में देखिए लोन अकाउंट इज इंक्लूसिव इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अब कभी कभी कैसा होता है, आपको बोलेंगे लोन था 10 लाख का, लेकिन उसमें 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है, तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू आपका अदर करंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है बेटा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आई एम सेइंग देखिए इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, तो आप क्या करोगे बेटा, उसको वाला जो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू वाला कंपोनेंट अदर करंट लायबिलिटी में बताओगे, और जो रिमेनिंग फॉर एग्जांपल लोन का अमाउंट 10 लाख रुपए, उसमें मतलब 1 लाख रुपए इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है, तो 1 लाख रुपए अदर करंट लायबिलिटी में बताओ, और बचे हुए 9 लाख रुपए आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में उसको एज ए लोन अपने को बताना रहेगा। फिर आपसे कभी कहता हूं बैलेंस एट बैंक सो एंड सो विच इज नॉट अ शेड्यूल बैंक, तो आपको अगर शेड्यूल बैंक नहीं उसका अलग से बताना होता है कि भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आप नोट्स अकाउंट बनाते जो एसेट होती, उसमें बेटा शेड्यूल बैंक में कितना पैसा आपका जमा और अदर देन शेड्यूल बैंक कितना वो स्पेसिफाई करना है, तो आपको बोल देता है शेड्यूल बैंक में नहीं है वो आपको बता देता, तो वो जितना नहीं हो आप लिख दो, कितना शेड्यूल बैंक में आपने वो लिख दिया, आपने उस तरीके शेड्यूल बैंक अदर देन शेड्यूल बैंक अपने को बताना होता है। अब कुछ एडजस्टमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसे होता है कि जिसके अपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ता है, जिसके दो इफेक्ट हमारे होते हैं। तो पहले आपसे यहाँ पे कहता है ट्रांसफर रुपीज सो एंड सो टू जनरल रिजर्व इज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब कभी कभी क्वेश्चन में बोलते हैं कि बेटा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से ट्रांसफर करना होता है, तो आप क्या करते हैं, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है रिजर्व एंड सरप्लस, जैसा यहाँ लिखो बस वैसे ही करना है आपको, ठीक है। ये सारा अपन ने क्लास में पढ़े, फिर ईओ बैच हो कि आपकी रेगुलर बैच थी, सारी चीजें अपने वहां पढ़े बेटा, कि फर्स्ट इफेक्ट अपने को क्या देना है कि अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस होता है उसमें से माइनस करते, और जनरल रिजर्व में क्या कर देंगे अपन उसको ऐड कर देंगे। फिर सेकंड इफेक्ट सेकंड पॉइंट अमाउंट पेएबल ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग विद इन 1 ईयर, तो मैंने आपको अगर विद इन 1 ईयर हो दैट इज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो आपने जो टोटल अमाउंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग उसमें से जो आपको जो 1 साल के अंदर जो पे करना है बेटा उसको हम कहते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में से उसमें से क्या कर देंगे आप उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 1 लाख रुपए करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो 10 लाख में से एक हटा देना और आपने क्या कर देना उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 9 लाख रुपए बताऊंगे, और जो 1 लाख जो 1 साल के अंदर पे करा दैट विल शो इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग में उसको लिखते, याद रखना उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखते, वी कॉल इट करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सिंपल। अब प्रीलिमिनरी कभी आपको देंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी राइट ऑफ रिटर्न ऑफ बाय एडजस्टिंग अगेंस्ट जनरल रिजर्व, मतलब अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको दे देगा वहां पे ट्रायल बेस में और बैलेंस शीट बनाने का, तो उसको बोलेंगे राइट ऑफ फॉर अगेंस्ट जनरल रिजर्व, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अपने जनरल रिजर्व को जो बैलेंस है उससे माइनस करना है, तो आपको कैंसिल हो जाएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और जनरल रिजर्व में से अपने को क्या करना रहेगा माइनस करना रहेगा, ओके।
उसके बाद फिर आपको देता है कभी क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री आपको दे देंगे एडजस्टमेंट, तो सिंपल है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाते, तो क्लोजिंग स्टॉक में आप उसके एक लिखते बेटा, क्लोजिंग स्टॉक में आप उसको लिख दोगे। और दूसरा इफेक्ट आपने डिडक्ट इन चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री में आप क्या करोगे, चेंज इन इन्वेंट्री पता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वहां पर अपने को इसको माइनस करना रहेगा, उसका दूसरा इफेक्ट। अब ये वाला पॉइंट में ना कई बार बच्चों के डाउट आते हैं, ठीक है। अब देखो मिसलेनियस रिसीव रिप्रेजेंट कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ पीबी, आपने जब क्लास में क्वेश्चन इतने किए वहां पर पॉइंट आया था आपका कि मिसलेनियस रिसीव। अब क्या होता है कभी कभी मिसलेनियस रिसीव आपको कोई पैसा आया, तो पैसा आया तो एक्चुअली फॉर एग्जांपल आपने सेल ऑफ पीपी कर, तो उसमें ना एक रेक्टिफाइड एंट्री बेसिकली पास हो रही बेटा, तो सेल ऑफ पीपी आपने करे तो कभी सपोज प्रॉफिट पे कर, तो करेक्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी टू पीएनएल अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। तो लेकिन वो मिसलेनियस रिसिप्ट को क्रिएट करता है, कभी कभी सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी उसको दे देता है, मिसलेनियस रिसिप्ट के बदले कभी कभी दे यूज द वर्ड सस्पेंस अकाउंट आल्सो बेटा। तो यहाँ पर उस केस में क्या कर रहा था अपन से, करेक्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका करेक्ट एंट्री होती है, करेक्ट एंट्री अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा उसको, करेक्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू पीपी अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होती है जब आप कोई प्रॉफिट पे कोई चीज बेच रहे हो। लेकिन क्या होता है कभी कभी वो कहता है कि इन्होंने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसिप्ट, कभी कभी मिसलेनियस रिसिप्ट को ना सस्पेंस अकाउंट भी वर्ड यूज कर लेता, तो एक्चुअली में रेक्टिफाइड एंट्री पास करना होता है। तो आपको बैंक को डेबिट करता है, बैंक को डेबिट करे कोई दिक्कत नहीं, पीपी को क्रिएट करना, पीपी को क्रिएट नहीं कर तो पीपी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, पीएल को क्रिएट करा था नहीं कर तो करना पड़ेगा बेटे, और आपने मिसलेनियस रिसिप्ट को क्रिएट कर दी तो उसको डेबिट कर दिया तो वो कैंसिल हो जाता है। ये रेक्टिफाइड एंट्री बेसिकली वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में कहता है कभी मेक ए प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना, प्रोविजन फॉर टैक्स आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन को क्रिएट करें, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइड मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो आप एसेट में से माइनस करोगे और डेप्रिसिएशन पीएल में से पीएल में डेबिट साइड में उसको शो करेंगे, ओके। अब यहाँ पे पीपी रीवैल्यू, अब ये 10 का पॉइंट आता है लेकिन कभी कभी इंस्टीट्यूट आपको इस चैप्टर में पूछता है, तो पीपी रीवैल्यू, तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू को क्या करना अपने को, इसकी वैल्यू को अपने को बढ़ाना, तो ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द पीपी को हम लोग यहाँ पे ऐड टू द कॉस्ट ऑफ पीपी को अपन यहाँ पे उसको बढ़ाएंगे, तो पीपी में आप ऐड करोगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस में आप क्या करोगे उसको क्रिएट करोगे, तो आप एंट्री पास करें पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो पीपी क्या पीपी की कॉस्ट में ऐड करोगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस का रिजर्व एंड सरप्लस में आपका आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस विल कम इन पीएनएल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आएगा आपका अदर करंट लायबिलिटी में। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप लिख लेना रैपिड जी आपके सामने ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा, तो ये एसेट होती है आपकी, सो एसेट आपकी एसेट साइड में आएगा, दैट विल कम अंडर अदर करंट एसेट, और आपकी इनकम अदर इनकम में इसका सेकंड इफेक्ट आप देंगे। देन प्रीपेड एक्सपेंस, व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एडवांस में कोई दी थी, तो आपने जो एडवांस में दी जो आपकी एसेट है, तो डिडक्ट फ्रॉम द रेलेवेंट एक्सपेंस, एक इफेक्ट होता है कि रेलेवेंट एक्सपेंस जो आपने ज्यादा, फॉर एग्जांपल प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, तो रेंट में से माइनस करेंगे, 20 साल का खर्चा है नहीं, तो आप रेंट में से माइनस करोगे। दूसरा इफेक्ट आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करके एक आपकी हेडिंग होती है करंट एसेट में, वहां पर क्योंकि आपके एसेट आपने एडवांस में, तो वहां पर ये आपका आ जाएगा। कभी कभी इंस्टीट्यूट बेटा आपको कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट के ऊपर एक चीज देते हैं कि बिल्स रिसीवेबल फॉर रुपीज सो एंड सो मैच्योरिंग हैज बीन डिस्काउंटेड। अभी क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ और आप ड्रॉ, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करा, आपने मुझे दिए, मेरे पास आया, मैंने उसको डिस्काउंट करा दिया। अब मेरा तो कोई लेना देना नहीं ना, मैंने आप पे ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया, आपने मुझे दी, मैंने उसको डिस्काउंट करा दिया। अब दिक्कत क्या आती है बेटा, जो बैंक है मैच्योरिटी डेट पे आपके पास आएगा, अगर आपने नहीं दिए तो मुझको उसको देना पड़ेगा, तो ये मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो इस तरह का पॉइंट दिया आपको, तो कंटीजेंट लायबिलिटी बताना होता है। और कभी कभी क्वेश्चन में कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी विच इज स्टिल इनकम्प्लीट, आपको कहता है कि जो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं करे, कोई कमिटमेंट आपने कंप्लीट नहीं करते, तो आपको नोट्स अकाउंट में बताना था कि हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, इस तरह कैसा रहता है, इरेक्शन ऑफ मशीनरी का हमने नहीं करे, तो कोई कमिटमेंट ऑफ फुलफिल नहीं किया, तो वो अपने को बताना होता है। ट्रस्ट में जो एडजस्टमेंट बिल्कुल सारे एडजस्टमेंट इसी में से आपको आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज ख्याल रखना, कभी कभी ना इंस्टीट्यूट डिविजिबल प्रॉफिट पे आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, हमने क्लास में भी सॉल्व किया उसको क्वेश्चन। तो डिविजिबल प्रॉफिट में बेटा वो आपको देते क्या कहता है आपको डिविजिबल प्रॉफिट में, तो वो आपसे कहते हैं कि डिविडेंड इज डिविजिबल प्रॉफिट होता है क्या, दैट इज डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट बाय द कंपनी टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर को जो डिविडेंड बांटती है। लेकिन वो डिविजिबल प्रॉफिट कहां से दे सकते हैं, प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी पेड, कहां से हम डिविडेंड दे सकते हैं, तो कहते हैं कि डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट विच इज आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये इसको ख्याल रखना कि जो इस साल का अगर आपने जो अभी आप डिविजिबल प्रॉफिट होता है कि इस साल का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करो, उसके बाद
और इसके अलावा आपने कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर आपका होगा तो उसको भी चार्ज करे बाद जो प्रॉफिट है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन क्या ये जरूरी है बेटा कि सारा का सारा इस साल के प्रॉफिट में से दो? नहीं। अगर पहले आप वही देखो इस साल का आपका प्रॉफिट कितना, अगर पीएनएल का बैलेंस आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो यू कैन यूटिलाइज रिजर्व का बैलेंस भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन उस केस में डिविडेंड डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014 आपका हो जाता है और इसको अपने को ख्याल करना होता है। अब इसका भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से एक तरीका आपको बताऊं, इसको आपने बस दिमाग में रखना और इसको आपने फॉलो करना। तो आपको क्या होगा, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर ओपनिंग बैलेंस बेटा फॉर एग्जांपल आप कितने से इनसफिशिएंट, कितने से शॉर्टेज जा रहा है अपने को डिविडेंड देने के लिए पीएल का सरप्लस। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है मेरा 10 लाख होते हैं, इस साल का मेरा प्रॉफिट हो 5 लाख, तो कितना बैलेंस है मेरा पीएनएल अकाउंट? पीएनएल अकाउंट में मेरा बैलेंस है कितना बेटा? 15 लाख रुपए का मेरा बैलेंस है पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। मैं प्रेफरेंस डिविडेंड देना चाह रहा हूं 8 लाख और इक्विटी डिविडेंड देना चाह रहा हूं 8 लाख, तो मेरे को तो डेफिसिट जा रहा है ना, मेरे पास है प्रॉफिट 15 का, डिविडेंड देना चाहता हूं 16, तो डेफिसिट कहां से मैं इसको फुलफिल करूं? तो आप उस केस में बेटा रिजर्व को यूटिलाइज कर सकते हो। तो पहले आप पीएनएल के बैलेंस को यूटिलाइज करना, फिर आप रिजर्व को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो उसमें लेकिन 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन आपसे कहता है वो कि आप रिजर्व को यूटिलाइज करते हो, लेकिन पहली कंडीशन कहते हैं कि जो रेट ऑफ डिविडेंड आप ऑफर कर रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर को दैट शुड बी लोअर ऑफ द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो कहता है कि रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी लोअर देन एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। तो पिछले 3 साल का आप डिविडेंड का रेट ऑफ डिविडेंड लो जो इक्विटी शेयर होल्डर को दी, उसका एवरेज लो, डिवाइड बाय 3 करो, जो भी आता है उससे कम इस साल आपने ऑफर करना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन है। दूसरी कहता है कि उसने मैक्सिमम ने एक लिमिट बता दिया आप कितना विड्रॉल कर सकते हो रिजर्व से, ठीक है। तो मैक्सिमम अलाउ लिमिट फॉर विड्रॉल फ्रॉम जनरल रिजर्व, विड्रॉल फ्रॉम जनरल रिजर्व कितना? दैट इज 10% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल। आप इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को और जनरल रिजर्व तीनों का ऐड करो बेटा, इसका 10% लो, मैक्सिमम उतना ही विड्रॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आता है, सपोज एग्जांपल 2 लाख आता है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 लाख मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हैं, मुझे तो 1 लाख की ही जरूरत है। पहले आपने कैलकुलेट करना डेफिसिट कितने से जा रहा है बेटा, जितने से डेफिसिट जा रहा है, ठीक है, जितने से डेफिसिट जा रहा है उतने से आपको करना रहेगा, जितने से डेफिसिट आप जाए उतना ही मेरे को विड्रॉ करना है। तो अगर सपोज ये 2 लाख आ रहा है तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 लाख इस कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं, मेरे को 1 लाख ही विड्रॉ करना। तो आपको ये देखना होता है, कंपेयर करना होता है कि कितना अपन करना चाहते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। और वो बोलता है कि जब आप विड्रॉल कर लेते हो, जब विड्रॉल कर सकते हो, उसके बाद जनरल रिजर्व में जो आपका बैलेंस है, बैलेंस इन जनरल रिजर्व आफ्टर विड्रॉल शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। तो आपका जो पेड अप कैपिटल है दैट इज इक्विटी। देखो सेकंड वाली कंडीशन में बेटा ये जनरल रिजर्व भी आ गया, तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस जनरल रिजर्व 3 है। थर्ड वाली कंडीशन में आपका इक्विटी और सिर्फ प्रेफरेंस है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो 15% होगा उससे बिलो आपका बैलेंस होना नहीं चाहिए। तो जो भी जनरल रिजर्व का बैलेंस विड्रॉल के बाद होगा दैट शुड नॉट बी लोअर देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल दैट इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। तो ये तीनों कंडीशन अपने को ध्यान रखना होता है। देखो अब आप चाहे बेटा रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, ये मेरे ईओ बैच के, तो अब आपको करना क्या था ये मैंने आपको बताया, ये आपने 27-28 में हमने सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कवर करा। एक और चीज है यहाँ पे कि एक और एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन डिविडेंड डिक्लेयर का इतना ख्याल रखना, इसका AS4 का इसका यहाँ पे कनेक्शन है कि डिविडेंड जिस साल डिक्लेयर करे उसी साल अकाउंट करा जाता है। अगर इंस्टीट्यूट की फेवरेट डेट है 2 अप्रैल 4 अप्रैल, पता नहीं क्यों ऐसी देती हो, तो सारे क्वेश्चन में 2 अप्रैल डेट दे रखी है, लेकिन उसका अकाउंट नहीं करना आपने, वो बैलेंस शीट डेट के बाद डिक्लेयर करा तो अकाउंट जिस साल डिक्लेयर करेंगे उसी साल उसका अकाउंट करते। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को 2 अप्रैल को डिक्लेयर कर, तो अगले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, 31 मार्च को रिकॉर्ड होने वाला नहीं है बेटा। तो आप उसको क्या करोगे, नोट्स टू अकाउंट में बस बता दीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूवल डेट आने की, तो आप नोट्स टू अकाउंट में बता दें कि हमने डिक्लेयर करे। लेकिन अकाउंट किस साल होता है, जिस साल उसको रिकग्नाइज किस साल करते, जिस साल आपने उसको डिक्लेयर कर, इसको ख्याल रखना है आपको, कई बार आता है। अब मैंने सारे एडजस्टमेंट सारी चीजें आपसे बात की बेटा। अब हो सकता है कि आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो या हो सकता है आप मेरे ईओ बैच के, तो ये रैपिड जिस चीज है कि क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना, ये ईओ बैच में अलग सीरीज है और रेगुलर बैच में अलग सीरीज है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस की तो आप जो भी बैच के स्टूडेंट हो बेटा आपकी बैच में बताया हूँ, ठीक है। रेगुलर वालों को अलग से मैंने टेलीग्राम के चैनल में बताया था आपके LMM क्वेश्चन, ठीक है। तो रैपिड जिस, अब आपको तरीका यही होना कि रैपिड जिस आपने पढ़े बेटा पूरी, जो आपने कितने पेजेस उसका फट से रीड करे, मेरे साथ साथ आपके आधे घंटे में रिवाइज हो गए, और जो आपको क्वेश्चंस मैंने बताया LMM वाले बस वही आपको पढ़ना है। जो भी आपकी बैच में LMM पता, सबकी सीरीज अलग थी, आपकी बैच में जो भी LMM मैंने बताया वो LMM पढ़ना, दैट्स इट, ट्रस्ट में आप आराम से सारी चीजें कर लोगे, ठीक है। अब हमने सारे कंसेप्ट यहाँ पे पढ़े, अब LMM वाले क्वेश्चन आपने इसके करना, ठीक है। इसके बाद एक कंसोलिडेशन चैप्टर बेटा, एक ब्रांच, वो फुल चैप्टर मेरे को यहाँ पे रिवाइज कराना है, और आधे एस वगैरह आधे एस भी रिमेनिंग जल्दी हो जाएंगे, डोंट वरी, उसके बारे में कुछ प्लान करके रखो, 1-2 दिन में 2-4 दिन में वो आई विल गिव इट ऑल द अकाउंटिंग्स, डोंट हैव टू वरी, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको रिवाइज करना रहेगा। डोंट गेट, अब पैनिक नहीं करना, भी बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड, आखिरी आखिरी का वक्त चल रहा है, और उसका बहुत ध्यान से बेटा एलएमएम आपने यहाँ पे पढ़े, एलएमएम करा, दैट्स इट, कूल माइंड से डिसिप्लिन से पढ़ो, सारी चीज हो जाएगी। ओके, नाउ ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर के सारे पॉइंट्स जस्ट 30 मिनट्स इसको रिवाइज कर लिया। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।